हेलो स्टूडेंट्स, देखिए टी ब्लॉक में हम एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। चलिए, ऑक्सीजन फैमिली जो रहती है ये क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, 16 होता है, 16वें नंबर का ग्रुप है। और इसमें लास्ट 16वें नंबर का 16 नंबर का 16वें नंबर का ग्रुप होता है ये। इसमें क्या आता है, NS2NP4। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप, या इनको अपन क्या बोलते हैं, चाल्कोजन भी कहा जाता है। मतलब ये अयस्क के निर्माता होते हैं, इसलिए और के निर्माता होते हैं। इसमें कौन कौन, इस फैमिली में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम और पोलोनियम। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये दोनों है अधातु। ये क्या होता है, उपधातु। ये होता है उपधातु। और ये क्या होता है, धातु होता है। आ रही बात। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगली बात जो है, पोलोनियम जो रहता है वो कौन सा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है। सामान्य विन्यास NS2NP4 होता है। ठीक, इसके बाद अगली इसके परमाणु आकार के बारे में बात दी है। तो सबको पता है नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑक्सीजन से लेकर सल्फर तक। ठीक है, आयनन ऊर्जा उल्टी हो जाती है, क्योंकि इसका साइज का क्या होता है, उल्टा क्रम होता है। आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्या लगती है, ज्यादा, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये वाले ऑक्सीजन को तुम इधर ले लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। पहले सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, और सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कारण छोटा आकार होता है, और छोटा आकार होने के कारण उसमें दूसरी सेल है, और दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, ज्यादा। ठीक, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट। तो इसलिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी IMP हो जाती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इनऑर्गेनिक में जो चीज एक्सेप्शन है वो पेपर में आती है। टोटली अपन एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें देखना है इसमें। अगला इसमें है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के बाद विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबको पता है। ऑक्सीजन सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसके बाद अगला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है। तो नीचे जाने पर एटॉमिक वेट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है क्या, रिएक्टिविटी। ठीक, रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, ऊपर वाला नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जनरल बातें हो गई। अच्छा, इनको चाल्कोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि अपन ने अयस्क पढ़े हैं। तो अयस्क जो रहता है, जैसे अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सबके सब क्या होते हैं, ये सबके सब क्या होते हैं, ये सबके सब ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। जैसे क्या हो गया, Ag2S, ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं या ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, अगली अपन बात कर रहे हैं काय की, कैटेनेशन पावर दी है इसमें। तो कैटेनेशन पावर मतलब श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन और सल्फर में होती है। अभी अपन देखेंगे ऑक्सीजन में तो क्या होता है, जैसे H2O2 होता है, तो H2O2 में ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल सिंगल बंध बन रहा है। और सल्फर में अपन देखेंगे क्या होता है, S8 होता है, इसके 8 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये गुण किसमें प्रभावी होता है, सल्फर में अधिक प्रभावी होता है कैटेनेशन का। ठीक, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा किसमें होती है, सल्फर में होती है ऑक्सीजन की तुलना में। वैसे तो ये गुण ज्यादातर अपन देखते हैं किसमें, कार्बन फैमिली में, फिर भी अपने को दिया है एनसीईआरटी में तो अपन ये देखना है। अगली बात है, इस समूह में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -2 से लेकर +4 और कहां तक, +6 तक। अधिकतम कितनी होती है, +6। ध्यान देने बात यह है कि ऑक्सीजन जो रहती है इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसमें अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, वो भी अपने को देखना है। जैसे OF2 ऑक्सीजन जो रहता है, वैसे तो ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड के फॉर्म में 1 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में आधा नेगेटिव। हालांकि ये किसके फॉर्म में रहता है, O2 नेगेटिव और O2 डाई नेगेटिव, और ये O2 1 नेगेटिव, ऐसा रहता है ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। डी ब्लॉक नहीं होता है ऑक्सीजन में, इसलिए ये ज्यादा बंध नहीं बना सकता है। ठीक, संयोजकता इसकी बढ़ नहीं सकती है, जैसे सल्फर 6 बंध तक बना सकता है।
अगली ये अपन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ऑक्सीजन जो रहती है, ऑक्सीजन में इसमें वैसे तो ऑक्सीजन क्या होती है, मैंने बोला नेगेटिव होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है तो ये क्या बनाती है, +2 में कन्वर्ट होती है। तो ऑक्सीजन +2 में ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा इसमें ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है इस समूह में। और सल्फर की अगर कोई बात करेगा तो सल्फर आपको -2 में भी मिल जाएगी, सल्फर आपको +2 में भी मिल जाएगा, सल्फर आपको +4 में भी मिल जाएगा, और सल्फर आपको +6 में भी मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंचता है, इस समूह की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था के बाद इसकी दी है हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया या हाइड्राइड वाली बात दी है। तो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ऑक्सीजन जो रहती है वो क्या है, 2 नेगेटिव है, और इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें अगर अपन क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो जरा, ये आएगा 1 और ये आएगा क्या 2, तो क्या बन जाएगा OH2, अपन उसको ऐसा लिखते हैं H2O। मतलब इसके हाइड्राइड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, H2O, फिर H2S, H2Se, H2T। पिछले साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इस पे। तो हाइड्राइड जो रहता है इसकी अम्लीयता, जैसा अपन ने पिछली की बात की थी, नीचे जाने पर आकार क्या होगा, बढ़ेगा, तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। सबसे अच्छा अम्ल कौन सा होगा, नीचे। इसकी अम्लीयता को एक और याद करने का तरीका होता है, अम्लीयता जो रहती है वो आप कर सकते हो समानुपाती का निशान 1/, करके परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगी, अम्लीयता कम होगी, और ज्यादा होगा तो ज्यादा। ये बात किस पे लागू है, केवल हाइड्राइड पर। तो हाइड्राइड में नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है, तो अम्लीयता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है इसका बंध जो रहेगा, जैसे टेरुलियम है, तो टेरुलियम जो रहता है ये हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, ये बंध क्या होगा, बड़ा, तो ये जल्दी से टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो क्या होगा, ये जल्दी से एच दान करेगा, और जल्दी से एच दान करेगा तो क्या होगी, अम्लीयता ज्यादा होगी। इसके बाद अगला क्या है, इसका अपचायक गुण। तो अपचायक गुण में क्या होगा, अम्लीयता जैसी होती है वैसा का वैसा क्या होता है, अपचायक गुण होता है। नीचे जाने पर अपचायक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि एच दान होगा तो अपचायक गुण भी बढ़ेगा। अगली बात है क्वथनांक की। क्वथनांक में क्या है, एक्सेप्शन है। देखो नीचे जाने पर अणु भार क्या होता है, बढ़ता है, तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आप देखो इसमें जल जो रहता है, H2 जो रहता है, इसका क्वथनांक क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बंध पाए जाते हैं। वो कौन से बंध हैं, हाइड्रोजन बंध। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और पेपर में आ जाती है। तो क्या है, नीचे जाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन काय का हो गया, एक्सेप्शन हो गया किसका, अपना H2O का। H2O का क्वथनांक ज्यादा होने का कारण क्या हो गया, हाइड्रोजन बंध एक्स्ट्रा बंध पाए जाते हैं, बाकी में वैन डर वाल्स बंध पाए जाते हैं। तो हाइड्राइड की ये बात हो गई। इसके बाद बंध कोण अपने को पता है, H2O sp3 संकरण होता है। लोन पेयर कितनी पाई जाती हैं, 2। संकरण क्या है, sp3। ये बंध कोण जो रहता है वो कितना होता है, 104 डिग्री का बंध कोण होता है। आ रही बात। लेकिन नीचे जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं वैसे वैसे बंध कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और घट के कहां तक पहुंच जाता था, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो क्या है, जल का बंध कोण कितना होता है, 104, और इनका नीचे जाते से क्या होते जाएगा, 90 डिग्री तक कम होता चला जाएगा। तो नीचे जाने पर बंध कोण लगातार क्या होता है, कम होता है। केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर क्या है, सभी में 2-2 है। और उसका कारण आपको बताया ही था कि ऊपर से जो प्रतिकर्षण है वो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण बंध कोण क्या होगा, घटता जाएगा। तो ऑर्डर अपने को याद करना पड़ेगा। तो अम्लीयता नीचे जाने पे बढ़ रही है, और अपचायक गुण भी नीचे जाने पर बढ़ रहा है। ठीक, और क्वथनांक भी नीचे जाने पे बढ़ रहा है। एक्सेप्शन है क्या, H2O का क्या हो गया, ज्यादा अपवाद हो गया, और बंध कोण भी नीचे जाने पे बढ़ रहा है। अकेला एक आप इसमें ध्यान रख सकते हो, स्थायित्व नीचे जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हाइड्राइड ये क्या है, इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई, और इसके हाइड्राइड जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके ऑक्साइड की। तो ये इनमें ज्यादातर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है, वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पाई जाती है क्या, +2 पाई जाती है, सॉरी हाँ +4 पाई जाती है। +4, और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव होता है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या आएगा 4 और इधर क्या आएगा 2, तो क्या बनेगा E, ये कैंसिल कर देंगे अपन, रेशो ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा EO2। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है, तो O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 3।
तो क्या होगा EO3। तो जैसे क्या बनता है SO2 और बनता है SO3। आगे बात। अच्छा, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीकरण अवस्था से कर सकते हो। SO2 की तुलना में SO3 क्या होगा, ज्यादा होता है। आगे बात सुन, ये प्लस का क्या होता है 4, ये प्लस का क्या होता है 6। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब ये काय का क्रम है, ये ऑक्साइड की अम्लीय प्रबलता। इसके बाद अगली बात है कि इनके जो एलाइड है उनमें स्थायित्व किसका ज्यादा होता है। हमें पहले से ही पता है कि आयोडीन जो रहता है वो ज्यादा स्थायी होता है। और ये कितने प्रकार के एलाइड बना सकता है, जैसे सल्फर बनाता है कौन सा, SCl2, SCl4 और SCl6। फिर कोई आपसे पूछे कि ज्यादा स्थायी कौन होता है, तो सीधी बात आपको बताना है कि ज्यादा स्थायी हमेशा क्या होते हैं, फ्लोराइड जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा स्थायी होते हैं, कौन से एलाइड, तो फ्लोराइड ज्यादा स्थायी होते हैं और आयोडाइड क्या होंगे, कम स्थायी होंगे। ये स्थायित्व का क्रम ये अपन ने देख ही लिया। ठीक, तो ये एलाइड के बारे में बात। अच्छा, ये एलाइड में इनका संकरण क्या होगा, sp संकरण होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। लॉन पेयर कितनी पाई जाएंगी, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ा था उससे अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा इसमें लिख के दिया है कि हेक्साफ्लोराइड जो रहता है त्रिविमीय संरचना रहती है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। ठीक, तो ये वाली बात लिखी है, तो ये तो अपन केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात दी है सल्फर के अपर रूप के बारे में। तो सल्फर जो रहता है वो दो रूपों में मिलता है, एक तो होता है उसमें क्रिस्टलीय और एक होता है एमोर्फस, मतलब अक्रिस्टलीय। ठीक, और क्रिस्टलीय भी दो प्रकार का है, एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। एक अमोर्फस जो रहता है वो कौन सा होता है, इसको अपन H2S की HNO3 से क्रिया करके ये बनाते हैं सल्फर। ये कोलाइड होता है, एक प्रकार का कोलाइड जो पार्टिकल रहते हैं वैसा मिलता है ये, तो इसको कोलाइड सल्फर भी कहते हैं। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि ये जो सल्फर होता है, ये जो सल्फर रहता है, इस सल्फर को, अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए तापमान लगता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 369। आपको याद करने का तरीका है कि 3 का पहाड़ा जैसा अपन पढ़ते थे, 3 की टेबल 369। ठीक, उससे भी आप याद कर सकते हो। इस तापमान को क्या कहा जाता है, संक्रमण तापमान कहा जाता है। संक्रमण तापमान मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के तापमान को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तापमान कहते हैं। फिर इसकी अभी संरचना की बात करेंगे अपन। ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है ये S8 में मिलता है और इसकी जो संरचना है पक्कड़ संरचना कहलाती है ये, या इसको क्या बोलते हैं, महारानी का मुकुट, क्राउन संरचना, ये क्राउन की जैसी होती है। ठीक, अभी अपन अगले पेज पे ये देखने वाले हैं। ठीक, घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, ये अल्फा का क्या होगा, ज्यादा किसकी तुलना में, बीटा की तुलना में। ये सल्फर जो रहता है कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होता है, अघुलनशील होता है, सॉरी घुलनशील होता है, और जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अगली, सल्फर के जो रूप होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, एक S2 में भी मिलता है, ये S4 में भी मिलेगा, S6 में भी मिलेगा और S8 में भी मिलेगा। ये जो मैंने क्रम बनाया है ये क्रम काय का होता है, सल्फर में स्थायित्व का क्रम है, ये स्थायित्व का क्रम है। ये स्थायित्व में कौन सा ज्यादा स्थायी होता है, S8 ज्यादा स्थायी होता है काय की तुलना में, बाकी सबकी तुलना में। अच्छा, इसके बाद अगली जो काम की बात है, ये सबके सब क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये यहां से यहां तक क्या है, प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। और अकेला ये कैसा रहता है, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय। और जैसा हम क्या करते हैं, जैसा ऑक्सीजन होता है ना अपना O2, MOT पढ़ी थी अणु कक्षक सिद्धांत, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो सेम वैसा का वैसा होता है। अब ये अस्थायी, कोई पूछे कि भैया अस्थायी क्यों है O2, तो उसका कारण यह है कि इसमें डबल बॉन्ड बनना संभव नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड इसमें स्थायी नहीं होते हैं, जबकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा आकार होता है तो ये पाईबंद बना लेता है, ये पाईबंद नहीं बना पाता है। तो इसलिए सल्फर जो रहता है 2 के रूप में स्थायी नहीं रहता है, जबकि इसका भाई ऑक्सीजन काय के रूप में स्थायी है, O2 के रूप में स्थायी होता है। ये बात अपने को याद रखना है, स्थायित्व का क्रम। तो यही वाली बात उसमें लिखी है कि O2 अनुचुंबकीय होता है और ये अधिक ताप पे वाष्पशील अवस्था में मिलता है।
फिर लिखा है सल्फर जो रहता है ये कुर्सी के रूप में पाया जाता है, कुर्सी संरचना है इसकी, एनसीईआरटी में बनी है, अगले पेज पे आ रही है इन दोनों की संरचना है। अल्फा से बीटा बन जाएगा 95.5 डिग्री पर, फिर ज्यादा टेम्परेचर पर वो लिक्विड हो जाएगा, 200 पर ये काय में कैसा हो जाएगा, द्रव अवस्था में रहेगा, और सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गाढ़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा तापमान बढ़ाने पे। लेकिन वही तापमान आपने अगर 200 कर दिया तो इसकी सांद्रता जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्रता घटती है, और कितने पर, 130 से लेकर 200 तक इसके पिघलाते जा रहे हैं। कुल मिला के अपन तापमान बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पिघलाते जाएंगे तो उसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो क्या होगी, पहले बढ़ेगी और ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो घटेगी। तो पहले अल्फा से वो बीटा में बदलेगा, फिर लिक्विड में बदलेगा, ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, और तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। कहने का मतलब ये। अब इनकी जो संरचना दी है वो देख लेते हैं। देखो इसकी क्राउन संरचना बोलते हैं इसको, महारानी के मुकुट के जैसा S8 की संरचना है ये S8। इसमें ये कि बॉन्ड सभी क्या है, समान है, और बॉन्ड एंगल कितने का है, 107 डिग्री का है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इसमें आप ध्यान देना चाहें तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री का है, और ये जो लंबाई है वो क्या है, ज्यादा है, 205.60 पिकोमीटर की ये क्या है, बंद लंबाई है इसमें। तो ये S8 की संरचना है, क्राउन संरचना, और ये काय की है, S6 की संरचना है। ठीक है, ये कुर्सी संरचना कहलाती है और ये क्राउन संरचना कहलाती है। चलिए, तो ये अपनी बात हो गई काय की जनरल बात। सल्फर के जो क्या थे, अपर रूप थे, सल्फर के रूप जो थे वो अपन ने देख लिए। अगली बात हम कर रहे हैं काय की, अगला है हमें ऑक्सीजन के बारे में बातें दी हैं। O2 जो रहता है, डाई ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं, किसी भी क्लोरेट को गर्म करके, जैसे ये दिया है, नाइट्रेटों को गर्म करके, परमैंगनेटों को गर्म करके। नाइट्रेट जैसे अपन ने लिथियम के नाइट्रेट हो गया, उसको गर्म कर दो, Na3, इसको अपन गर्म करते थे तो लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और हाफ O2, तो नाइट्रेट को गर्म कर दोगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसे ही परमैंगनेट क्या होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, KMnO4, ये हो गया, इनको गर्म कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये अपने को, और ये क्लोरेट वाला एनसीईआरटी में ये सब दिया है, क्लोरेट वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, तो पहला तो ये तो हो गया ऑक्सीजन बनाने की। दूसरी है जो विद्युत रासायनिक, दूसरा तरीका है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे आते हैं, मतलब अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी बनवाई जाती है, उसमें जो नीचे आते हैं तत्व कम, कहने का मतलब ये है कि कम क्रियाशील, जिसमें क्या होता है, जैसे Ag हो गया, कम क्रियाशील कौन होगा, Ag हो गया। लेड आता है उसमें नीचे, Pb, लेड, मर्क्यूरी, ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये पहले से ही थोड़े क्या है, कम क्रियाशील हैं ऑक्सीजन के प्रति, तो ये ऑक्सीजन से जुड़े तो रहते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जुड़े रहते। हम जरा सा भी उनको गर्म करेंगे तो देखो आप, ये सबके सब काय में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, तो इनसे भी अपन ऑक्सीजन बना सकते हैं। दूसरा अगला तरीका है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले से ही क्या होता है, जल्दी से टूट जाता है। ठीक, और इसको जरा सा भी आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया तो ये काय में टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। दूसरा तरीका है व्यापारिक रूप से। व्यापारिक रूप से अगर आप बनाना चाह रहे हो तो सबसे सस्ता देखेंगे अपन। ठीक, तो जल से बनाते हैं या वायु से। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं अपन, और उसमें क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इधर अपन क्या ले लेते हैं, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। ये काय का काम करता है, एनोड का काम करेगा, और ये काय का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ठीक, और इसमें हाइड्रोजन अगर आपने जल को डिसॉल्व किया है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये कहाँ जाएगा, ये H चला जाएगा काय पे, कैथोड पर, और OH जाएगा एनोड पर, और एनोड पे ये जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देख ही रखा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे किसका, जल का, तो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी व्यापारिक रूप से। और जैसे कोरोना के समय जो बनाया गया है वो इसी से मेथड से बनाया जाता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। एक औद्योगिक विधि रहती है, औद्योगिक विधि में हम क्या करते हैं कि जो वायु है एनवायरमेंट में भरी पड़ी है ऑक्सीजन, उसको क्या कर लेंगे, उसको एक कंटेनर में संग्रहित करके रख लेंगे, और बाद में उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल की वाष्प को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं,
और दूसरा इसके पश्चात उसको द्रवित करके आसवन के द्वारा, आसवन या आंशिक आसवन बोलते हैं, उससे नाइट्रोजन को, N2 को और O2 को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और क्यों अलग हो जाएंगी ये भी आसानी से, क्योंकि इसका अणुभार क्या होता है, अलग है, इसका अणुभार अलग है। तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या पड़ जाएगा, ज्यादा फर्क रहेगा, तो इसलिए इन दोनों को फिर बाद में अलग कर लेते हैं। तो औद्योगिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, जो डाई ऑक्सीजन रहती है उसको वायु से प्राप्त करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प को हटा के और फिर आसवन के द्वारा क्या कर लेते हैं अपन, द्रवित करके इसको आसवन के द्वारा क्या करते हैं, दोनों को अलग कर लेंगे, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन को बनाने की विधि थी। अब अगली बात है ऑक्सीजन के बारे में, इसके गुण। तो देखो गुणों में जो काम की चीज है ये कि रंगहीन होती है, ये सबको पता है, गंधहीन होती है, कोई गंध नहीं आती, ऑक्सीजन अपन सांस के रूप में ले ही रहे, कितने पे जम जाती है ये भले ही मत पढ़ो आप। ये देखो इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 16, 17 और 18। इसके बाद ऑक्सीजन में क्या होता है, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार अपन देखते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो ये इसलिए ऑक्सीजन कैसी होती है, अणुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन ऐसी क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसे रसायनों की रानी कहा जाता है, हर कोई इससे मिलना चाहता है, ठीक, लेकिन 2 लोगों को छोड़कर, और अक्रिय गैसों को। देखो जी कौन, एजी और सॉरी एयू और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम, और क्या है, कुछ गैसों को छोड़कर बाकी सब ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो। ठीक, अगली बात यह है कि ये आसानी से क्या कर लेती है, किसी से भी संयोग कर लेती है, और क्या ऊष्मा छेपी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज को आप जलाना चाहते हो तो जलाओगे तो क्या करना पड़ेगा जैसे कार्बन है तो कार्बन को आप जलाओगे, C+O2 बराबर क्या बनाओगे, CO2। तो क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा H इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा H इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव, ऊर्जा बाहर निकलेगी। मीथेन का दहन कर दो आप, मीथेन का दहन करोगे CO2 प्लस 2H2O। तो किसी का भी दहन कर रहे हो तो बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज का दहन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जो रहती है वो दहन करती है, किसी भी चीज को जलाती है, और जलाने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये इसके अपर रूप क्या होते हैं, सॉरी समस्थानिक क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है। अणुचुंबकीय होता है गोल्ड और प्लेटिनम, इसीलिए अपन देखते हैं कि जेवरात जो रहते हैं वो सालों सालों तक खराब नहीं होते हैं, और ये हर एक कोई इससे क्रिया करता है, और क्या होता है, ये हर किसी से क्रिया करने की क्षमता रखती है। इसके पहले 2 बंध टूटते हैं तो उसमें लिखा है कि पहले बंध को तोड़ने में ऊर्जा लगती है, इसके बाद ये क्रिया करना चालू करती है। इसीलिए अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, किसी को भी जला रहे हैं तो पहले अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, इसके बाद उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। इसके बाद अगली दी है, रिएक्शन दी है। तो देखो ये कोई चीज पढ़ने की नहीं रहती है, सबको पता है कि ऑक्सीजन से किसी की भी क्रिया करोगे वो कायम बदल जाएगा ऑक्साइड में। अब कैसा ऑक्साइड बनाएगा वो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम में सबको पता है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +K2। तो ये क्रॉस करके क्या कर लेते हैं अपन, 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 और 1, तो CaO ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करो आप, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3+ होते हैं और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, क्रॉस करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3, तो क्या बनेगा Al2O3। ऐसा आ गई बात। इसके बाद अगला क्या है, कुछ तत्वों से उत्प्रेरक से क्रिया करता है, ये तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि है, ये डीकन प्रोसेस है क्या, क्लोरीन बनाने की। तो इसमें भी क्या है, तो ये धातुओं से भी क्रिया कर लेती है, अधातुओं से भी क्रिया कर लेती है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी कर सकती है, और बिना उत्प्रेरक के भी क्रिया कर सकती है। ये किसी को भी जला रहे हैं अपन, सल्फाइड को कायम बदल देती है, ऑक्साइड में बदल देती है। अगली बात है किस काम में आती है, तो किस काम में आती है सबको पता है भाई, ठीक, बिल्डिंग करने में, सांस लेने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए, रॉकेट जो रहता है उसमें फ्यूल के काम में आती है, और उपयोग के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है। अब अगली अपन बात कर रहे हैं काय की, ऑक्साइड की बात करें तो इसके जो ऑक्साइड है, एक तो है सामान्य ऑक्साइड, ये रहे। दूसरे ऑक्साइड कैसे होते हैं, मिश्रित ऑक्साइड या संयुक्त ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे अपन इसकी बात करें, ये सिंदूर का फार्मूला है, तो इसमें लेड जो रहता है PbO, और लेड काय के रूप में मिलता है, PbO2 के रूप में मिलता है। तो इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, और इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 भी होती है। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, Pb+4।
तो इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं। ऐसी इसमें भी दो प्रकार के आयरन मिलते हैं, एक तो मिलेगा FeO और दूसरा मिलेगा Fe2O3। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिलेगी और इसमें क्या मिलेगी +3, तो इनको संयुक्त ऑक्साइड बोलते हैं। बाकी के सामान्य ऑक्साइड का मतलब ये रहता है कि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3 है। अब ये जो ऑक्साइड रहते हैं इनको वर्गीकृत किया गया है काय में, एक तो अम्लीय में, क्षारीय में और उभयधर्मी में। 3 प्रकार के ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो देखें जरा, पहले दिए अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड किसकी होती है, पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड, ये क्या आएंगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और अम्लीय होते हैं ये बात कैसे पता चलेगी कि उनको पानी में घोल दो तो वो अम्ल में बदल जाते हैं। दूसरे कौन से, डी ब्लॉक के भी अम्लीय होते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये देखो +7 हो रही है, इसमें +6 हो रही है, +5 हो रही है, तो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है किसी की तो वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। फिर अगले दिए क्षारीय, तो क्षारीय में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, मतलब कुल मिला के एस ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के कहां चले गए उधर, यहाँ पे कौन आएंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे पता चलेगा, पानी में घोलोगे कायम बदल जाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाएंगे। अच्छा, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कम। देखो जरा, ये +1 वाला, ये +2 वाला और ये +2 वाला, तो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है वैसे भी आप देख सकते हो वो अम्लीय होंगे और कम वाले क्या होंगे, क्षारीय होंगे। तो इसमें आ गए पी ब्लॉक के तत्वों के, ये आ गए एस ब्लॉक के तत्वों के। अगले होते हैं उभयधर्मी। तो उभयधर्मी में क्या होता है, देखो एक तो उभयधर्मी का मतलब है इनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, अम्ल का भी गुण है और क्षार का भी गुण है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल से भी क्रिया कर ले और क्षार से भी क्रिया कर ले। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही, जिंक ऑक्साइड भी आता है, टिन हो गया, टिन का ऑक्साइड भी, लेड Pb, टिन का SnO2, ठीक है, PbO2, ये सब कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। कैसे पता चल रहा है उभयधर्मी है, कि ये क्या कर रहा है, अम्ल से भी क्रिया कर रहा है और क्षार से भी क्रिया कर रहा है। तो अम्ल से क्रिया कर रहा है मतलब इसमें क्षार का गुण है, और क्षार से क्रिया कर रहा है मतलब अम्ल का गुण। तो ये करके ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। और इसमें आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये H2O इसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोनों में ही क्या कर रहा है, अम्ल से और क्षार से, दोनों से ये क्रिया कर लेता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड के और भी उदाहरण आपको बता दिए। इसके बाद आते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब है जिसमें ना तो अम्ल का गुण हो ना ही क्षार का, दोनों का गुण नहीं है, उन्हें बोलते हैं अपन उदासीन। उदासीन में आपको याद करना है CO, NO और N2O, और इसमें H2O भी आप लिख सकते हो। H2O को भी आप क्या बोल सकते हो, उदासीन बोल सकते हो। लेकिन NCERT में ये तीनों लिख के दिए हैं, तो आंसर लगाते समय ये चेक कर लेना, होने को H2O भी होता है। तो ये 4 प्रकार के ऑक्साइड हो गए, अम्लीय हो गए, क्षारीय हो गए और उभयधर्मी हो गए। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी, ये 4 प्रकार के हो गए। पहचान मैंने आपको बताई दी, ये आपको याद करना है कि कौन कौन से उभयधर्मी है। बाकी के अम्लीय और क्षारीय में तो आप ऑक्सीकरण अवस्था से सॉल्व कर सकते हो, कौन अम्लीय कौन क्षारीय। अगली बात, ओजोन जो रहती है उसके बारे में बातें दी हैं। तो देखो ओजोन क्या होती है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है O3, ये क्या कहलाता है, पहली बात तो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। दूसरी बात, ओजोन कहाँ होती है, पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी, 20 किलोमीटर दूरी पर एक परत बनी रहती है, ठीक है, जो क्या होती है, जो ऑक्सीजन रहती है वही यूवी लाइट को लेकर कायम बदल जाती है, सूर्य प्रकाश से O3 में बदल जाती है, और ये परत बना लेती है काय पे, 20 किलोमीटर दूर एक ओजोन की परत है, जो पराबैंगनी किरणें जो रहती हैं उनको क्या करती है, पृथ्वी में आने से रोकती है। हमारे शरीर में क्या हो, गड़बड़ी ना हो, हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक होती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं, तो ओजोन उनको क्या करती है, रोकती है। अब इसका अगर अपने को निर्माण करना है तो कैसे निर्माण करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, एक मंद शुष्क धारा, एक विद्युत विसर्जन नली होती है, एक नली होती है कांच की बनी हुई, ये समझ लो, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम भेजते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भेजने के बाद ऑक्सीजन ही काय में बदल जाती है, O3 में बदल जाती है। इसके बाद इसमें क्या है, ये कैसी अभिक्रिया है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। मतलब इसमें ऊर्जा खर्च कर रहे हैं अपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। प्रतिशत कितना है, 10% ही परिवर्तित हो पाती है, 10%, मतलब परिवर्तन तो होता है लेकिन क्या है, ज्यादा नहीं होता है।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये लिखा है इसमें। अब अगर अपन चाहते हैं कि ये ज्यादा प्रतिशत बन जाए इसका, ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, वो एक विद्युत विसर्जन नली रहती है उसका उपयोग किया जाता है। ज्यादा परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं अगर अपन, तो 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता है, तो ओजोन अंतर में जो बैटरी है उसका उपयोग किया जाता है। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि बैटरी का जो वोल्टेज है, जो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए रखी है, उसका वोल्टेज को क्या कर देंगे अपन, इंक्रीज कर देंगे। ठीक, अगली बात क्या है कि जो शुद्ध ओजोन रहती है वो इतना, इसका क्वथनांक एक क्या होता है, द्रव ऑक्सीजन से घिरे हुए पात्र में संघनित किया जा सकता है। मतलब ऑक्सीजन का एक जो पात्र होता है, ऑक्सीजन का एक पात्र होता है, उसमें इसको क्या कर सकते हैं अपन, संघनित कर सकते हैं। एक द्रव ऑक्सीजन से घिरे हुए पात्र में संघनित करके, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, कंडेंस करके स्टोर करके रख सकते हैं, शुद्ध वाली किसको, ओजोन को। तो क्या बात हो गई, एक तो विसर्जन नली जो रहती है उसमें इसको बनाया जाता है, ऑक्सीजन को ही ओजोन में बदला जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक। और इसको ज्यादा मात्रा में 10% से ज्यादा बनाने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाएगा। जनित्रो बैटरी का मतलब वही ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी। और शुद्ध अवस्था में इसको काय में कंडेंस कर सकते हैं, एक ऐसा बर्तन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, द्रव ऑक्सीजन से घिरा रहता है। तो ये ओजोन की बात हो गई। अब ओजोन के क्या दिए, कुछ गुण दिए, तो गुण में थोड़ा सा अपने को याद करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। ओजोन जो रहती है वो हल्का कैसा होता है, नीले रंग की क्या होती है, गैस। नीला, पीतल का मतलब नीला, ब्लू कलर होता है, हल्का, ठीक। अगर द्रव अवस्था में है तो कैसी है वो, नीली है। और अगर ठोस अवस्था में है तो कैसी है, बैंगनी काली, ठीक। तो कलर याद रखना है, हल्का नीला, गहरा नीला और बैंगनी काला, ठीक। फिर बात लिखी है कि ये क्या होती है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, और ये इसकी सांद्रता अगर 100 ppm से क्या है, 100 मिलियन पर बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, असुविधा होने लगती है, मतलब सर दर्द होने लगेगा, और सर दर्द होना मतलब चक्कर वगैरह आना चालू हो जाएंगे। इसके बाद ये क्या होती है, अस्थायी होती है। अब ये अस्थायी होने का कारण क्या है कि इसके लिए जैसे O3 है तो ये जल्दी से काय में टूटना चाहती है, O नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, और O2 में टूटना चाहती है। उसका कारण यह है कि इसके लिए डेल्टा H बराबर क्या होता है, इसको तोड़ने में एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, इसका डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जिसके कारण डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S जो समीकरण होती है उसके आधार पर ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, तो डेल्टा G इसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव। और डेल्टा G नेगेटिव है मतलब इसकी अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः अभिक्रिया हो जाएगी, मतलब ये जल्दी से डिकम्पोज होने वाली रिएक्शन है। तो वही वाली बात इसमें लिखी है कि एंट्रोपी का मान इसके लिए क्या होता है, धनात्मक, और डेल्टा H का मान क्या होता है, ऋणात्मक, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाती है। डेल्टा G इसके लिए क्या होता है, अधिक ऋणात्मक हो जाता है। अगली बात यह है कि विस्फोटक का काम करती है, क्यों, क्योंकि वही अस्थायी है, इसलिए आसानी से टूट के ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन बाहर निकालती है। ये परमाणु ऑक्सीजन, ये अणु को ऑक्सीजन है, अणु वाली, और ये परमाणु वाली। तो परमाणु वाली रहती है तो ये क्या है, ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि परमाणु के रूप में। अगला ये ऑक्सीकारक गुण के बारे में बताया कि ये क्या करती है, जो सल्फर है इधर क्या होता है, सल्फर -2 में, ये उसको बदल देती है +6 में, इसका ऑक्सीकरण करता है। आयोडीन नेगेटिव को काय में बदल देती है, 0 में, तो आयोडीन का ऑक्सीकरण करा देती है, ठीक, और काय का, सल्फर का ऑक्सीकरण करा देती है। ये वाली बात अपने को दी है। अब अगली बात क्या है वो देखो जरा। अगली इंपोर्टेंट बात है कि जो ओजोन है वो परत ऊपर 20 किलोमीटर दूर बनी है O3 की। अब ये इसमें एयर जेट जो रहते हैं, ठीक, सुपरसोनिक वाले जो जेट विमान रहते हैं वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कैसे, क्योंकि उनसे क्या उत्सर्जित होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाला NO, ये उत्सर्जित होता है, ये इसको तोड़ के NO2 और ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे ओजोन लेयर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। दूसरा, ओजोन परत काय से खतरा, काय से, फ्रियोन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, इससे भी खतरा होता है। एरोसॉल स्प्रे में भी यही पाए जाते हैं, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उनसे भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जिससे ओजोन लेयर को क्या होता है, खतरा होता है, ठीक। अगली बात है, ओजोन जो रहती है अच्छा व्यंजक का कार्य करती है। व्यंजक का मतलब ये कि कलर को क्या कर देती है, ये गायब कर देती है। कोई भी रंगीन चीज जो रहेगी उसमें हम क्या कराएंगे,
ओजोन से क्रिया कराती है O3, तो उसको क्या बना देगी, वो रंगहीन बना देगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये नवजात ऑक्सीजन ये निकलती है, जो कलरफुल यौगिक जो रहता है वो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाता है। इसके बाद अगला क्या है, इसका उपयोग काय के लिए, रंगीन करने के लिए, तेल, मोम, हाथी का दांत, आटा वगैरह इनके कलर को गायब करने के लिए किया जाता है। अगली बात दी है ओजोन की संरचना। तो देखो ओजोन जो रहता है O3 है, इस पे संकरण है sp2, ध्यान रखना है। लोन पेयर पाई जाती है, बंद कोण देख लो कितना है 117। और ओजोन दो संरचनाओं में मिलता है, दोनों कैसी क्यों मिलता है ये ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है अनुनाद। अगर आपसे बंद कोटि पूछी जाए तो बंद कोटि भी याद रखना है, बंद कोटि इसकी जो रहती है वो रहती है कितनी, 1.5। दोनों बंद एक जैसे रहते हैं अनुनाद के कारण। तो संकरण क्या होता है ओजोन पे, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, sp2 संकरण होता है, बंद कोण कितना है 117 डिग्री का, और बंद कोटि कितनी होती है 1.5। और ओजोन कैसा होता है, कोणीय होता है। कैसा होता है, आकृति में कैसा है, कोणीय, कोणीय आकृति का होता है। ठीक, तो ये ओजोन के बारे में बात हो गई। थोड़ा सा एस्टिमेशन के बारे में इसकी बात दी है, इसकी आकलन करने में, हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ये अपन ने अभी हाल बात की थी कि ये Ki जो रहता है आयोडीन नेगेटिव, इसको कहीं पे भी मिलता है तो इसको आयोडीन को क्या कर देती है, आयोडीन को जीरो वाली ऑक्सीकरण अवस्था में बदल देती है, आयोडीन को फ्री करती है। फिर इसका सोडियम थायोसल्फेट से इसकी रिएक्शन करा के इसका अपन क्या कराते हैं, परीक्षण लगा सकते हैं। ठीक, या यहाँ पे भी आप स्टार्च का भीगा हुआ कपड़ा इसके कांटेक्ट में लाओगे तो आयोडीन जो है नीला पड़ जाएगा, तो इससे सिद्ध हो जाता है आयोडीन का परीक्षण। आयोडीन का परीक्षण हो रहा है और पता चल रहा है काय का, ओजोन का। ठीक, अगला ये किस काम में आती है, तो इसको उपयोग दिए है। ठीक, ये क्या कर सकती है, इसको डिसइंफेक्टेंट कीटाणुओं को मारने के लिए उपयोग में ला सकते हैं अपन। क्या करने के लिए, जो डीकलराइजेशन अपन बात कर रहे थे, ब्लीचिंग करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। अगली बात है SO2 के बारे में। तो SO2 कैसे बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन प्लस CO2 बनाते हैं अपन, वैसे ही सल्फर की रिएक्शन कैसे करा देते हैं, ऑक्सीजन से, तो SO2 बन जाएगी। प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, सल्फाइड। मतलब क्या है कि कोई भी सल्फाइड हो, जैसे मान लो क्या है Na2SO3 हो, और इसकी रिएक्शन करा दो H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, SO2 गैस मिल जाएगी। औद्योगिक रूप से अगर इसको बनाना है तो अपन क्या करते थे, धातु कर्म में अयस्कों का भंजन कराते थे। उसमें क्या है, सल्फाइड जो रहता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता था, ऑक्साइड, और SO2 गैस साइड प्रोडक्ट में निकलती थी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसको औद्योगिक रूप से वहां से हमें सस्ते में ये मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गई इसके निर्माण की विधि। अगली SO2 के बारे में जो बात है काम की, वो ये, एक तो ये जल में क्या है, अत्यधिक विलेय है, तीखी गंध वाली है। ठीक, इस ये भी काय का काम करती है, विरंजन का काम करती है, लेकिन इसका जो विरंजन है वो कैसा है, अस्थायी है। ठीक, और दूसरा इसका जो विरंजन है वो काय पे आधारित है, अपचयन पर आधारित है। ये वाली बात ध्यान रखना। एक तो अस्थायी है, SO2 को H2O में नमी में करती है, ये हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन जो रहता है वो रंगीन यौगिक को रंगहीन कर देता है। अभी ओजोन काय के आधार पर कर रहा था ऑक्सीकरण, रंगहीन कर रहा था, वो ऑक्सीकरण से कर रहा था, ये काय से करता है, अपचयन से। वो उसका विरंजन स्थायी होता है ओजोन का, इसका विरंजन कैसा होता है, अस्थायी। मतलब कोई भी चीज जो है, जैसे फूल है, उनका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से कलर वापस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये दोनों का कार्य करती है, ऑक्सीकारक का भी और अपचायक का भी। ये तरीका आपको ये है कि SO2 जो रहती है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4। तो सल्फर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +6 तक ले जा सकता है और -2 तक ले जा सकता है। तो कमी भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, इसलिए ये दोनों का काम करेगी, ऑक्सीकारक का भी और अपचायक का भी। अगला है, अगर इसको जल में घोलेंगे तो इसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर भी क्या होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जल में घोलने पर ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ठीक, अगली बात क्या है, काम की बात है जो है वो अपन इसमें देखते जाते हैं कि ये NaOH से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाती है, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर बाद में काय में H2O से रिएक्शन करा के SO2 में कन्वर्ट हो जाती है। काम की बात अकेली ये है कि इसकी Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये काय में बदल जाएगी, SO2 Cl2 में बदल जाएगी। और अगर इसकी ये संपर्क विधि अभी अपन पढ़ने वाले हैं, SO2 को SO3 में बदलने के लिए किसका उपयोग लगता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक, अगली बात इसमें
इसमें और अभी ऐसी कोई काम की बात नहीं है जो अपने को याद करना हो। इसमें ये भी देख सकते हैं कि Fe जो रहता है ये अपचायक का कार्य करती है। देखो इसकी संरचना के बारे में लिखा है कोणीय। कोणीय अभी अपन ने बात की थी, अनुनादी होती है, जैसे ओजोन की बात करी थी हमने, वैसी की वैसी इसकी संरचना है ऐसे। फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ ये बंध बन जाएगा, तो कोणीय इसकी क्या होती है, संरचना होती है। अगला ये अपचायक का कार्य करती है, तो देखो ये आयरन 3+ को कायम बदल रही है 2+ में। Mn की ऑक्सीकरण अवस्था इधर प्लस की क्या है 7 है और कायम बदल रही है 2 में बदल रही है, तो ये अपचयन का कार्य कर रही है। ठीक, अब अगली बात जो काम की है ये अपचयन के बाद अगली काम की जो बात है वो आ जाते हैं हम काय पे, सल्फ्यूरिक एसिड पर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बाकी आप इन पे रीडिंग लगा सकते हो, लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपयोग में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा मैंने आपको बताया है। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वो सारे नोट्स आपको बना के दिए गए हैं बिल्कुल प्रॉपर उसमें, तो आप उसको एक बार रीडिंग लगा सकते हो। आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है और इसको उत्पादन करने की विधि का नाम है संपर्क विधि। ठीक, अब संपर्क विधि में क्या होता है वो देख रहे हैं हम। देखो जरा, सबसे पहले तो अपन ने अभी बात की थी कि किसी भी कोई भी सल्फाइड हो, जैसे सल्फाइड है इसका Ag2S है, तो उसका वर्जन कराते हैं अपन और क्या मिलता है हमें, ये बदल जाता है ऑक्साइड में और SO2 गैस मिलती है। तो SO2 गैस तो हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। अगला ये क्या करते हैं हम, SO2 को कायम बदलते हैं SO3 में, तो उसमें क्या लगता है हमें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, और ये क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। SO3 को काय में ओलियम में बदला जाता है, तो SO3 की रिएक्शन करवाते हैं हम काय से, H2SO4 से। अब आप बोलोगे सर H2SO4 का ही निर्माण कर रहे हैं हम और H2SO4 की क्या करवा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, ये बनता है ओलियम। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 1 मोल इसका उपयोग कर रहे हैं हम। ऐसा करने के बाद एफिशिएंसी क्या आती है, अच्छी आती है, मतलब अच्छी तरह से क्या बन जाता है, ज्यादा मात्रा में और शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो ये ओलियम में बदल जाएगा। फिर अगला हम क्या करने वाले हैं, ये जो मैंने बताई है आपको बातें, उसी में ये सारी बातें लिखी हैं। ठीक, ओलियम ये बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन जाएगा, ओलियम देती है। ठीक, टेम्परेचर भले ही याद नहीं करना है। ओलियम जो अपन ने बना लिया था, इसके बाद ओलियम में अब SO3 में अपन ने ये करके ओलियम बना लिया। अब ये जो ओलियम होता है इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल H2SO4 मिल जाएगा हमें। तो हमने कितने मोल उसमें मिला दिया था, 1 मोल, और हमें कितना मिल गया, 2 मोल H2SO4 मिल गया। शुद्धता देख लो आप कितनी है, 96 से 98% सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल गया। ठीक, अब इसके गुणों के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। अगर इसमें तुम जल मिला रहे हो तो ये विस्फोटक रिएक्शन दे देगा, तो हल्के मात्रा में जल को धीरे धीरे कम मात्रा में डाला जाता है। ठीक, नहीं तो अम्ल में इसमें डालने से विस्फोट हो सकता है। तो जल का अगर अपन इसमें मिला रहे हैं तो धीरे धीरे मिलाते हैं, जैसे आपने घर पे भी एसिड देखा है, तो जल को अपन मिलाएंगे तो आवाज छन्न की जाती है, ऐसी विस्फोट टाइप का होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगली बात क्या है इसके, ये एक तो ये कि ये प्रबल अम्ल का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। अभी अपन इसके रासायनिक गुणों में जो पहला अपन देख रहे हैं कि जल में जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड को घोला तो वो H आयन को दान करेगा, जल को हाइड्रोनियम में बदल देगा, और यहाँ पर उसके K का मान देख रहे हो आप, वैल्यू लार्ज होता है, 10 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रबल अम्ल है। पहली बार अब इसने H आयन दान किया जल में। दूसरी बार जब वो H आयन दान करेगा तो क्या हो जाएगा, Ka का मान क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये पहले की तुलना में क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो जाता है। ठीक, तो यही वाली बात है कि पहले प्रबल अम्ल होता है बाद में दुर्बल। तो अम्ल की प्रबलता H2SO4 ये प्रबल अम्ल होगा, HSO4 क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, और SO4 डाई नेगेटिव और दुर्बल अम्ल। तो ये काय का क्रम है, अम्ल की प्रबलता का क्रम है। अगली बात ये क्या होता है, जो भी हैलाइड रहते हैं उनसे ये क्रिया करता है, धातु हैलाइड, जैसे अपन सोडियम मान लो, NaCl मान लो, तो ये NaCl से इसकी H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या कर देगा, खुद क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा, और इधर क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। तो ये जो हैलाइड है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रबल निर्जलीकारक होता है, अभिकर्मक होता है। ये क्या करता है, जल जैसे ही इसको कहीं पे भी मिलेगा तो जल को पूरी तरह से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे अपने शरीर पे भी अगर H2SO4 गिरेगा तो क्या करेगा, उसको H2SO4 वाटर जो रहेगा
उसको बाहर निकाल देता है, धुआं निकल जाता है, हमारी स्किन क्या हो जाती है, जल जाती है। उसी में लिखा है, ये क्या है, सुक्रोज है, घर में रखी हुई शक्कर। शक्कर को जैसे ही क्या करते हैं अपन, उसमें H2SO4 मिलाओगे तो वो काली पड़ जाएगी, कार्बन में बदल जाएगी, और उसके जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो काय में बदल जाएंगे, जल में बदल जाते हैं। तो ये प्रबल क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है H2SO4। इसके बाद इसके अगले क्या दिए, ऑक्सीकारक। ये प्रबल क्या होती है, ऑक्सीकारक का काम करती है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है ये प्रबल। ठीक, ऑक्सीकारक में क्या है, देखो ये क्या करता है, कॉपर से क्रिया कराएंगे तो SO2 गैस बनाएगा, सल्फर से कराएंगे तो भी SO2 बनाएगा, कार्बन से कराएंगे तो भी SO2 बनाएगा। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, काय में बदल देगा +2 में ऑक्सीकरण कराएगा। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था इधर क्या होती है, 0, इधर +4 में बदल देगा। कार्बन की इधर क्या होती है, 0 +4 में बदल देगा, तो ऑक्सीकरण कराता है इनका। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या दिए, उपयोग दिए हैं। तो इसमें संपर्क विधि इंपोर्टेंट है, और संपर्क विधि के बाद H2SO4 की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि ये निर्जलीकारक होता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है, जो हैलाइड वगैरह रहते हैं उनको कैसे विस्थापित करता है। अगला उसके उपयोग दिए हैं कि काय काय में अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं, बैटरियों में डालते हैं। ठीक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक होता ही है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग में किया जाता है। ठीक, और अच्छा अपमार्जक उद्योग जो रहता है, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद दिए बात H2S के बारे में, थोड़ी सी बात दी है बस। ये H2S का निर्माण कैसे होता है, अगर अपन ने FeS को, आयरन सल्फाइड को H2SO4 से क्रिया कराई तो क्या बन जाता है, H2S गैस बनती है। ये सड़े अंडे की गंध के समान इसमें से क्या आती है, स्मेल आती है। ठीक, और इसका उपयोग काय के लिए, परीक्षणों के लिए किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगली बात क्या है, इसके क्या दिए, ऑक्सी एसिड इंपोर्टेंट होते हैं। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में संरचना देखें आप, फास्फोरस अम्ल की। फास्फोरस अम्ल क्या होगा, सल्फर की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसमें क्या है, H2SOH और OH, ये इसकी संरचना बन जाएगी जैसे कि इसमें बनी हुई है। H2SO4 में क्या हो जाएगा, ये H2SO4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालते आते ही है, ये प्लस की 4 होती है, इसमें प्लस की क्या होगी, 6 होगी। ठीक, इसके बाद है पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, इंपोर्टेंट है। इसमें आपने को ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है उसी में से अगर 2 वाटर का मॉलिक्यूल हटा दें तो ये वाला ये चीज बन जाएगी। और इसमें क्या है, ये ध्यान रखना है कि जो H2SO4 होता है इसमें कौन सा बंद होता है, परऑक्साइड बंद होता है, परऑक्साइड बंद होता है। अच्छा, इसका पता कैसे लगा सकते हो आप कि H2S2O8, इसमें ऑक्सीकरण, अगर आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो देखो 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, 2 सल्फर है तो 2S और 8 - 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो 2x - 16 इक्वल टू 0, 2x माइनस का क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0, 2x बराबर क्या आएगा 7। लेकिन सल्फर में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, प्लस की 6 हो सकती है। इसमें 7 बता रहा है तो इसका मतलब इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, मतलब इसमें SS बॉन्ड होने की संभावना नहीं है। तो इससे अपन ये वाली चीजें कर सकते हैं। ठीक, तो ये परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO। ये क्या होता है, इसमें परऑक्साइड बंद पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जो मैं वाटर वाली बात कर रहा था वो एक्चुअल में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को मिला के वाटर इसमें से गायब करेंगे। इसमें पायरो, मतलब पायरो में अपन ने फास्फोरिक एसिड में भी बात की थी कि पायरो जो रहता है उसमें उसके पहले के एसिड में 2 एसिड को मिलाकर जल को अणु को हटा दो। तो इधर क्या लिखा है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को 2 मॉलिक्यूल को मिलाकर जल का मॉलिक्यूल हटा देंगे तो ये बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है, एक को आपको बना के देखना है। तो ये एनसीईआरटी में मेनली ये 4 इनके स्ट्रक्चर बना के दिए। बाकी आपको इनके एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान से देखना है कि किसमें क्या होता है, एसएस बॉन्ड पाया जाता है, किसमें एसएस बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और खासकर इन तीनों में देखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इनकी आपको बात करना है। और OH इसमें कितने होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ही सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया है, यहाँ पे 16 ग्रुप क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 17 ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, उसकी बात अपन अगले उसमें करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।